हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइब्रेरी स्टडी में। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबके लिए 8415 पदों के लिए यहाँ पे बिहार पुलिस में वैकेंसी निकाल चुकी गए हैं। तो अभी हाल ही में इसका अभी फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं, तो सभी फटाफट यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये आपको टारगेट बैच चलेगा, यानी कि 14 मार्च और 21 मार्च दो डेट पे आप लोगों के लिए डेट निकाल दिए गए एग्ज़ाम का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। बहुत सारे बहाली तो आ रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर यहाँ पे जो भी डिफेंस लाइन की तैयारी में लगे हुए जो चाहते हैं कि बिहार में अपने कांस्टेबल के पद पे जाकर मैं कुछ करूँ, उम्दा करूँ, तो बिल्कुल उन सभी के लिए यहाँ पे यह बहुत ही उम्दा मौका निकल कर आ रहा है। तो सभी फटाफट यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्लास को कर लेंगे। ये आपको टारगेट बैच डायरेक्टली दिया जा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज 12 बजे से, और रोजाना ये उस टाइम तक चलेगा जब तक आप लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई आप लोग ना कर पाए, यानी कि आप लोग का प्रीलिम्स निकल ना जाए उस वक्त तक आप लोगों का यहाँ पे क्लास रेगुलरली चलता रहेगा। इस क्लास के माध्यम से आपको 50 क्वेश्चंस के आसपास और 100 क्वेश्चन के बीच में हमेशा दिए जाएंगे। साथ में इसको हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सभी इसमें सम्मिलित होंगे। फिलहाल इसको शुरू कर रहे हैं हम लोग एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछा था और कैसे आगामी पूछेगा, ये सभी मैं बताऊंगा आपको बारी बारी से। लेकिन पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे रोजाना आप सेट लगाना ना भूलेंगे, क्योंकि आप रोजाना पढ़ रहे हो, लेकिन आप 30 मिनट अगर हमें दे दो तो मैं गारंटी करता हूँ आपको कि आपका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि आने वाले आगामी एग्जामों के लिए, अगर आपको बिहार पुलिस में ना हो तो किसी भी एग्जामों में आप क्वालिफाई होने की पूरी पूरी क्षमता आप में अंदर आ जाए। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम देने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन देने वाले, कोई इधर उधर के चुदुर बुदुर वाला काम नहीं है। यहाँ पे बिहार पुलिस के अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि बिहार पुलिस में ही आने वाली है। तो सभी फटाफट यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्लास को कर लेंगे रोजाना 12 बजे से। क्वेश्चन सबसे पहले हमने उठाए हैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, आपको करना कुछ नहीं है, ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन देखना है और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कैसे करना है, तो भाई लाइव चैट चल रही है, उसमें जाकर ABCD लिख दो। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अपने जो भी आंसर आ रहा है पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आगे बढ़िए, आंसर दीजिए, तब आप धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, इस तरह से आपका दिमाग डेवलप होगा और आपके क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा हुआ, बिना बात करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सूफी जाने जाते हैं किस प्रकार से, तो कि सूफी का अगला नाम क्या होता है, किसको सूफी कहते हैं, तो यहाँ पे बता देते हैं कि मुस्लिम संत के नाम से ही सूफी को जाना जाता है। मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद के एक सूफी मत हुआ करता था, जिसको ही आपको उसका अनुयायी था, जिसको बोलते हैं सूफी। ठीक है, ये आपको 1947 के पूर्व की घटना है, और यहाँ पे C नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो लाइव देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको लाइव ही चैट में आपको जाकर सारे क्वेश्चन का आंसर करना होगा। बहुत ही अच्छे से उम्दा सब सीख पाओगे। ठीक है, इस तरह से सीखना ही आप लोगों के लिए बिल्कुल फितरत में रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कब आए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कब आए थे। तो सभी आंसर करेंगे यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे 2 से 3 सेकंड, फिर हम आगे की ओर अग्रसर हो जाएंगे। चलिए, सभी प्यारे साथी के यहाँ पे कमेंट भी शो हो रही है। बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पदार्पण कब हुआ था। तो 1600 ईस्वी में कर दीजिएगा, ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1600 ईस्वी में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना आगमन किया था। उसमें कितने देशों से, कितने कंपनियों से यहाँ पे साझेदारी की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदारी थे। ठीक है, 217 से मिलकर यहाँ पे बनाए थे। अब पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आए तो उसका गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ कर दीजिएगा, थॉमस स्मिथ। ये इतनी जानकारी यहाँ से आपको मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ध्यान दीजिएगा, बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पे आपको पूछेगा बीजेपी की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना और आम जनता पार्टी का स्थापना, राजद की स्थापना, या आपको हर एक चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, बिहार भारत पूरे में कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है कि 1980 ईस्वी में ही आपको क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुए थे। स्थापना के जो नेतृत्व कौन कौन किए थे, तो ये पूछेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। यहाँ से C नंबर ऑप्शन आपका डायरेक्ट ही निकल कर आ जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लाजवाब, सभी का यहाँ पे आंसर आ जाता है ना, दिल खुश हो जाता है। कहने की बात है, अगर अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। समय निकलता जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट, आपके दोस्त भाई बहन, बहुत सारे लोग आपके
फ्रेंड्स में आपके रिश्तेदार में पूछते होंगे बार बार कि भाई आपका जॉब कब लगेगा। अगर लग गया ना तो पूरा वही जो हंसने वाले लोग होते हैं ना वो आपकी सराहना करने लगेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, माइंड को सेटअप कीजिए और पढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है जयप्रकाश नारायण है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब भारत में जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था कब किया था? तो 1974 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1974 में किया था। देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हम लोगों ने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं, फिर आगे की ओर सेट लगाएंगे। कम से कम 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अधिक करना है हम लोग को, ताकि हम लोगों को बिल्कुल साफ माइंड सेटअप हो जाए कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले क्लास को स्टार्ट कर लें, नेक्स्ट डे मैं लेकर आऊँगा कि आपको किस क्लास में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा, आप लोग वीडियो बने रहिए। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्थापित है? ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर प्रत्यक्ष पढ़ते हैं, फिर आगे अप्रत्यक्ष के बारे में भी हम 2 लाइन बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष की। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकले स्विट्जरलैंड। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड के साथ जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किए गए थे। बाकी यहाँ पे भारत, इंग्लैंड और नेपाल जैसे देशों में अप्रत्यक्ष जैसे लोकतंत्र को स्थापित किया गया था सर्वप्रथम। उदाहरण देना था, ठीक है, उदाहरण देना था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होता है, क्योंकि एक्चुअली बात कर ली जाए कि प्रधानमंत्री के उपरांत ही आप लोगों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो कार्यरत रहते हैं वो तो करते ही हैं, साथ में बहुत सारे मंत्रिमंडल में भी आपको संभाला जाता है। साथ ही अगर बता दें कि राज्यपाल जो शासन चलते हैं, जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित लद्दाख और नागर दादर हवेली, इन सभी दिल्ली जैसे राज्यों में, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे राज्यपाल शासन भी राष्ट्रपति शासन चलते हैं। तो हर एक राष्ट्रपति के एक कार्य को अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक पद को बनाया जाता है, जो राज्यपाल कहते हैं। सभी राज्यों में बनाए जाते हैं। तो उसको कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है, तो सारे राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल ही अपना कार्यभार संभालते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो आंसर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर एक क्वेश्चन को आपको कलेक्ट करना है और फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जिसकी वजह से हम मोटिवेट हो जाए और आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन आए। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा बेल आइकन को दबाकर, ताकि जितने भी क्वेश्चन आगामी आने वाले हैं सभी आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे और हम मोटिवेट होकर आपके लिए क्वेश्चन लाएँ। ठीक है, तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी क्लास को कर पाए। प्लीज़ सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, हो आंसर कीजिए। तो आंसर कीजिएगा सी नंबर ऑप्शन, गुजरात हो जाएगा। विधान परिषद राज्य किस में नहीं है? तो गुजरात में नहीं है। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जो उनकी कौन कौन से हैं? तो जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। चार सभी नाम याद रखिएगा। और कितने राज्यों में? तो बोल दीजिएगा 6 राज्यों में। कहते हैं एक भोजपुरी में कहावत है, लटकला तो गेला बेटा। सभी को पता है कि बिहार में ये बहुत फेमस है। तो एक्चुअली बात यही है कि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ जाएगा, इसलिए पढ़िए सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है सभी के समक्ष यहाँ पे कि आंसर कर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, किसका विशेषता नहीं है? तो संघवाद का विशेषता नहीं है, नॉट का यूज किया जा रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नीचे कमेंट बॉक्स में कि सत्ता का केंद्रीकरण जो होते हैं संघवाद का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से संघवाद की विशेषता नहीं है, तो सर्वप्रथम आंसर कर दीजिएगा डी कि सत्ता का केंद्रीकरण है, जो कि विकेंद्रीकरण होता है संघवाद का। ठीक है, और संघवाद का नहीं है तो केंद्रीकरण हो जाएगा। ये दोनों में घबराइएगा नहीं, दोनों दो तरह के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी लाइनें चेंज होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया था? 2 ऑप्शन है, भूदान और ग्राम दान। ठीक है, दोनों ऑप्शन को देखेंगे तो आंसर करेंगे। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य विनोबा भावे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो सभी फटाफट नीचे कमेंट से कमेंट कर दीजिए कि आचार्य विनोबा भावे। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, जिनमें से एक ऑप्शन गलत, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं।
ये भी आपको याद रखना है। नहीं पूछेगा तो यहाँ से 3 ऑप्शन याद करने की, आपको याद कराने की एक प्रवृत्ति रहती है। एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कभी काल, डायरेक्टली हर साल नहीं पूछते, लेकिन 2012 के 13 तारीख को 13/11/2012 को जब एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, तो उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सभी के स्क्रीन पर लग चुका है कि इसका स्क्रीन के वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, ये एकदम से गलत है, जो कि आपका रॉन्ग लिखा गया है। दहेज प्रथा आपको 1961 में हुआ था, जो कि 20 मई में बना था, 1961 कर दीजिएगा। और पूछेगा डेट तो आपको 20, और महीना पूछेगा तो मई, ठीक है, सभी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। ध्यान दीजिए, एक्चुअली महात्मा गांधी ने बहुत सारे पत्रिका शुरू की, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन है केसरी, नेशनल हेराल्ड और द हिंदू और हरिजन, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कर देना है। लिखना कुछ नहीं है, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। जो चीज़ आप एक बार लिख देते हो ना, काफ़ी दिनों तक आप भूलते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हरिजन नामक पुस्तक लिखी। और सारे पुस्तक भी लिखे थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज आदि पत्रिका को भी संपादित किया था। अगला प्रश्न निकले, दक्षेश सार के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे बताइए कि सभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कि दक्षेश सार की वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी होती है। तो सभी को पता है यहाँ पे कि 8 होती है, 8 होती है, जो कि आपको वर्तमान में सदस्य की संख्या 8 रूप में 8 जानते हैं। जिसका केंद्र पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में मुख्यालय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार एसआई का भी बैच चल रहा है रात के 6:30 बजे। जो भी हमारे प्यारे साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। जो भी हमारे स्टूडेंट है जो कि आपको बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी वहाँ पे जुड़ जाइए। क्वेश्चन बहुत ही उम्दा वहाँ पर भी पूछा जा रहा है। साथ ही आपको बिहार फॉरेस्ट गार्ड के भी सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, वो भी आपको देख लेना है, क्योंकि बिहार फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन से भी बहुत सारे यहाँ पे मैच खाते हैं। तो फिलहाल आपको बिहार फॉरेस्ट गार्ड को 16 तारीख और 20 तारीख को फॉरेस्टर के डेट निकाल चुके गए हैं। तो जो भी हमारे प्यारे साथी अभी तक आप क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, कर लीजिए। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए थे, कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सही की बात कही जा रही, जिसके उपरांत ही एक गलत और एक सही और 3 गलत है। निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, ये वोट के लिए आता है। निर्वाचन आयोग जैसे एक साइट बनाया गया था, जिसके उपरांत ही हम लोग इस साल वोट में जो भी बिहार में इलेक्शन हुए थे, उन सभी का जो भी रिजल्ट था वो देख पा रहे होंगे। तो निर्वाचन प्रक्रिया के जो विषय में सही है वो बताना है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, आंसर कर देना है। तो आंसर हो जाएगा, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, ठीक है। उस कार्यक्रम क्या होते हैं, सिद्धांत और उद्देश्य तीनों के तीनों होते हैं, इसलिए सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग रहा है, सभी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आपको एग्जाम हॉल में पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। ध्यान दीजिए, एक अधिकार देता है जो कि पूरे संविधान में है और लिखा हुआ भी है और पूरे भारत को दिया भी जाता है, बट उसके अनुसार भी या उसके अधीन भी बहुत सारे ऐसे भी अधिकार है जो कि आपको दिए जाते हैं, बट नागरिक के थ्रू माने नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्वतंत्र का अधिकार यहाँ पे मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1 और 2, यानी कि आपको समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों के दोनों सही हो जाते हैं। बट एक बात बताइए, क्या भारत में समानता है? क्या आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहते हैं? नहीं रहते ना। आप तो हिंदी में भी, हिंदू में ही है तो हिंदी में बहुत सारे कास्ट आते हैं, जैसे कि बौर, क्या नाम रखें, उन सभी में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो समानता तो है ही नहीं कि भाई हम लोग समान है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। बट इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों की राय से सब कुछ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न निकल के आता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो बताइएगा सभी नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग गया है, जो आंसर नहीं करेंगे वो सिर्फ देख कर अगर चले गए कि भाई ये सारे क्वेश्चन तो हमको याद है, तो पक्का मैं कहता हूँ ना, वो बाद में बहुत पछताएं। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, चले जाइए डायरेक्टली। बट अगर आप देख के भी आंसर नहीं कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। नहीं पढ़ना है, चले जाइए, कोई बात नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, लेकिन आप अगर आंसर करिएगा तो बहुत ही आपके लिए फायदे होंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। ध्यान दीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन। अब भाई यहाँ पे आंसर नहीं कीजिएगा तो कहाँ पे आंसर कीजिएगा भाई। क्वेश्चन अगर गलत है तो आप बताइए, और क्वेश्चन खराब है तो भी बताइए। कमेंट बॉक्स पर कमेंट खुला हुआ है, आप किसी भी वीडियो के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, लिंक पर जाइए,
डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर कमेंट कीजिए हमें अगर आपको ज़्यादा समस्या आ रही है तो। लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही नहीं है, नॉट का यूज़ कीजिएगा। तो जब नॉट का यूज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए नहीं का यूज इसलिए होता है कि 3 ऑप्शन ऑलरेडी हमको याद कर लेना है, क्योंकि अगर अगर अगले ऑप्शन में ये पूछते 1 सही और 3 गलत तो क्या होगा, तो इन्हीं में से ना एक ऑप्शन रहेगा बिल्कुल। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार बर्खास्त नहीं करती, बिल्कुल यहाँ पर आपको नॉट का यूज किया जा रहा है और यहाँ से आपको सी नंबर ऑप्शन डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की, ध्यान दीजिए, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। बहुत बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। तो भाई यहाँ पे बताइए कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी के स्क्रीन पर लगा हुआ है कि सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। सिद्धार्थ किसका नाम है, गौतम बुद्ध का नाम है। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी पूछ सकता है। इनका जन्म पूछेगा तो 563 ईसा पूर्व में जन्म बताइएगा, जो कि कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले और विवेकानंद, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन लग चुका है, क्या हो जाएगा, तो एनी बेसेंट आपका बिल्कुल करेक्ट सही हो जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने में अपना अध्यक्षता निभाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सभी प्रश्न का आंसर करना अनिवार्य हो जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कह रहा है क्वेश्चन, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल करता है। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कर रहा है और यहाँ पे आपको ये देखना है कि ड्रेस रिहर्सल कर रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है स्पेन का गृह युद्ध। ठीक है, स्पेन का गृह युद्ध आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन अगला यहाँ पे रखा गया है। कह रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन बताना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट खुला हुआ है, आज़ादी है आपके समक्ष, आप भी आज़ाद पंछी हो, उड़ सकते हो, कहीं भी फड़फड़ाओ मत, उड़ो जितना मर्जी है उड़ो, लेकिन फड़फड़ाओ मत। ठीक है, तो भैया 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इलाहाबाद। आपका बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी पढ़िए लेकिन जॉब ले लीजिए। ठीक है, जॉब ले लीजिए, कहीं भी पढ़िए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे भाई, कहीं भी पढ़िए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जॉब लेना होगा। ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगी सभी के लिए। अगला है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन और नमक कानून तोड़ा और 1917 का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ये सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे लाइन है, सभी को याद कर लीजिएगा ना, एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था किसके लिए, तो खिलाफत आंदोलन के लिए यहाँ पे चलाया गया था, जो कि 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय चलाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 1919 13 अप्रैल 1919 को भी अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ये भी आपको इससे संबंध रखता है और इस तरह से ही आपको याद हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर निकलता है, निम्न में से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है कौन सा। तो यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा सभी। यहाँ पे लीजिए, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम कौन सा नहीं है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू होगा, ये परिणाम नहीं है। अब कोई गारंटी थोड़ी ना है कि हम 2022 तक कर दिए कि सारे घरों में बिजली ला देंगे तो 100% ला देंगे, ऐसा कहने से कोई आ थोड़ी ना जाता है, ये भी तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुई थी। अब देखिए देखिए बाबा, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, हमने तो कहा था आपसे। लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा कि 1930। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1930 में। डेट पूछेगा तो 5 अप्रैल कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्यों चलाया गया था, उस नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में अपना सहयोग दिया। लीजिए, क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना सहयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक दिया।
यानी कि ज़ोर शोर से कसकर उनमें दबाव डाला और अपना जो कार्यभार था उनमें और अग्रसर हो गए। और साथ ही जो ईश्वर चंद्र जी थे, यहाँ पे किस क्षेत्र में अपना सहयोग दिए, ये पूछ रहा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा कि महिला सशक्तिकरण, यानी कि बी नंबर ऑप्शन के समीप चले गए थे। अब कब किए, तो 1856 में किए, ये भी याद रखना है। 1856 में भैया क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी प्यारा आ गया है। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी के नाम से भी फेमस है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था और इसके पिछले के पिछले साल में भी पूछा गया था। 2012 में पूछा गया था। लगातार 3 बार ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है बिहार पुलिस में। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लग चुका है, इंतजार कर रहा है आपके जवाब का। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम ही सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। इनमें से कौन सा घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कह रहा है, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध की परिणाम नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। विश्व के अधिकांश देशों में किसका स्थापना, तो गणतंत्र की स्थापना। ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, आंसर आपको करना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 27 नंबर लग गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। यह क्लास आपको रोजाना 12 बजे से लग रहा है। ठीक है, सॉरी 12 बजे पीएम में लग रहा है। ठीक है, 12 पीएम में लग रहा है, नोट कर लीजिएगा कब लग रहा है, तो 12 पीएम में लग रहा है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सभी के लिए 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च विश्व जल दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस दोनों यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपकरण जो वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है। वायुदाब मापन हेतु ध्यान दीजिए, किसको माप रहा है, तो वायुदाब को माप रहा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा और बहुत ही लजीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है, कोशिश करना है सभी क्वेश्चन का आंसर करने का। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, और हार किसी को नहीं मानना है। कहते हैं हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ठीक है, तो आप हारे हुए वो शख्स है जो कि आपको पिछले ईयर में आपको रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इस बार आपको कस कर देना है ताकि आपका रिजल्ट आ ही जाए। ठीक है, रिजल्ट आपका ही स्वरूप परिणाम निकल के आता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था कि उपकरण से जो वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है, और यहाँ पे और सारे ऑप्शन है जैसे कि थर्मामीटर। थर्मामीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ताप को मापने के लिए। और अगला यहाँ पे है जबकि एनीमोमीटर, ध्यान दीजिएगा, एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वायु की गति को और बल की दिशा को मापने के लिए किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वो कौन सा है। यहाँ पे ये याद रखिए कि पराबैंगनी विकिरण होते हैं। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण होते हैं जो कि सूर्य के ताप से जो हमें क्षति पहुँचने वाली होती है, उसको किसके माध्यम से होता है, हम बचते हैं तो ओजोन परत की माध्यम से ही हमारी बचाव होती है। पूछेगा कि पृथ्वी वायुमंडल में पृथ्वी की सतह कितने किलोमीटर है, तो आपको 20 से 50 किलोमीटर ऊंचाई के बीच ओजोन गैस या ओजोन परत के नाम से जिसको जानते हैं वो है बसा हुआ, यानी कि बना हुआ। ये भी आपको याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है सभी के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए इजी और अच्छे लेवल के। सरदार सरोवर बांध नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिए, सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना दोनों पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो एक है लेकिन आंसर आपको अनेक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। बिन आंसर दिए तो जाएगा नहीं, और नर्मदा नदी हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर, जो कि आपका एकदम से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निकल के आएगा, छोटी सी क्वेश्चन और बहुत ही लाजीज क्वेश्चन यहाँ पे है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशतता कितनी होती है। अब यहाँ पे वायु में पूछा जा रहा है तो वायु में ही बताएंगे, जिसमें पूछेगा उसी में बता देंगे। तो वायु में पूछेगा, वायु पूछे या वायुमंडल पूछे, दोनों में से कोई एक है, तो ऑप्शन आपके समीप है। तो फटाफट आंसर कीजिए, जितना तेज आप आंसर कीजिए उतना तेज हम लोग आगे की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 0.003% आपका बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मानी जाती है। साथ ही वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन के प्रतिशत पूछे तो 78.03% कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह होती है किसमें? प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह किसमें होती है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा कि पश्चिम से पूरब। आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपको विश्वतीय धाराओं की प्रवाह का दिशा समीप होता है, क्योंकि इधर से होता है तो पश्चिम से पूरब होता है। ये भी आपको नोट करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न निकल के आता है सभी के समक्ष 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं होते हैं, किससे? तो आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कह रहा है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं होते हैं। काल्पनिक वाली सोची साझी रेखा होती है, तो आ जाएगा आइसोबार। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी प्यारे साथी का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो रहा है, राम जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी वाला है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा है। अब ये आप जानिएगा क्या करें, जीव जो है सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति के कारण ही अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग भोजन को बनाते नहीं, भोजन को पका कर खाना खाते हैं, ठीक है, पकाते हैं, बनाते नहीं है। भोजन बनाने का मतलब होता है कि कैसे भोजन बनता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सभी के स्क्रीन पर लगा हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं। और एक होता है क्या होता है, विघटक होता है, ठीक है, विघटक, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो कौन है? नदी जब पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे नोट कीजिएगा नहीं की बात कही जा रही है। नहीं की जब बात करें तो 3 ऑप्शन आपको ऑलरेडी याद होते हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है, ठीक है। पूछेगा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वो नदियाँ बताइए, तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, तो एक ऑप्शन वो है जो कि इसमें पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? चंबल नदी होती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी होती है, जो कि पश्चिम से प्रवाह होने वाली प्रमुख नदियाँ जैसे कि साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, लूनी, ये सभी क्या होते हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। लेकिन चंबल नदी क्या होती है? और चंबल और गंगा दोनों ही एक इसके सहायक नदी है, ना कि इसको प्रवाहित वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न निकल के आता है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं यहाँ पे अर्धता प्रदर्शन की विधि जिसमें अर्धता को प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिए, दो टाइप के क्वेश्चन है। अर्धता के प्रतिशत बताया गया है और प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, उसका प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला है, यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन ईजी पूछता है या भारी पूछता है इससे कोई मायने रखता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है ये हमको मायने रखता है कि हमको याद करना है, ठीक है। तो याद करने के लिए आपको सारे क्वेश्चंस का सारे लेवल देखना होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सापेक्ष अर्धता, ठीक है। सापेक्ष अर्धता आपका बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे आपको डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। जितने भी प्यारे साथी का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रारंभ में, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था जो क्या कहलाता है? प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वो क्या कहलाता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन ही आपके लिए अच्छे हैं कि कह रहा है कि पेंजिया, आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पेंजिया नोट कर लीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन ये पेंजिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों की क्रमागत विन्यास कितनी होती है? अब परत की जो क्रमागत विन्यास होती है, हर एक चीज़ का लेवल होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो क्या होता है, पहले 1 होता है, पहले 0 होता है, तब 1 होता है, तब 2 होता है ना, तो ये तो सीरियल वाइज चलती है। ऐसा थोड़ी ना है कि कभी 3, कभी 5, कभी 10, कभी 1, कभी 2 ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे तो थोड़ी ना होता है, सब शेड्यूल वाइज होती है। तो ये भी पृथ्वी के केंद्र जो है उसकी ओर, केंद्र की ओर पूछा जा रहा है, ठीक है। परतों की क्रमागत, परत जो है उसका क्रमागत पूछा गया। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपकी जगह हो जाएगा सियोल सीमा नीफे। क्या कहते हैं? सियोल सीमा नीफे कहते हैं इसको। ये नंबर ऑप्शन जिनका भी है बिल्कुल प्यारे का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी प्यारे साथियों का कि प्रदेश जो है फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। देख लीजिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फल कृषि के लिए, फल और कृषि दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन का भूमध्य सागरीय प्रदेश आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसके लिए जो गोलार्धों की कितनी होती है? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री मध्य महाद्वीपों के पश्चिम तटों पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है ये पूछा गया है। तो आपको 30 डिग्री 45 डिग्री के बीच में मध्य महाद्वीपों के बीच में यह मिलता है, जहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे अंगूर और नींबू का प्रजाति फल बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं। क्या क्या उगाए जाते हैं? अंगूर और नींबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि शुद्ध वाक्य छाटिए। ध्यान दीजिए कि इनमें से अब कुछ ऑप्शन हिंदी का है जो कि आपको याद करना बहुत ही बेहद जरूरी होता है। हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शुद्ध वाक्य छाटना है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इसमें से शुद्ध वाक्य छाटिए कि आपका नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये आपका शुद्ध रूप हो गया। ठीक है, हिंदी को आपको पढ़ लेना है। हिंदी के लिए मैं अलग से पूरा बैच बनाऊंगा जिसको आपको मैं दूंगा बस कुछ ही दिनों में। ठीक है, जैसे 1-2 तारीख से हिंदी का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगला है वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो सभी को पता है कि हिंदी के इस क्वेश्चन को आपको तो ईजी से कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन ही है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि वर्णों के सार्थक समूह को बी कहते हैं, यानी कि वो शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अंग है। ध्यान दीजिए, अंग होता है, देखिए अ आ ई मतलब पढ़े होंगे ना, नर्सरी में ही पढ़ लेते हैं सभी, तो वही क्वेश्चन का यहाँ पे शुद्ध रूप या व्याकरण रूप कह लें पूछा गया है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपको अयोगवा हो जाएगा। ठीक है, अयोगवा यानी कि एक्चुअली बात यहाँ है कि अंग का डायरेक्टली कहीं भी यूज नहीं होता है, किसी न किसी शब्द से या किसी वर्ड से ही मिलकर इसको बनाया जाता है, तभी संपूर्ण होते हैं, नहीं तो ये अधूरा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय बताइए। व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय बताइए। सभी फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। कह रहा है व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या हो जाता है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सभी के लिए यहाँ पे आचार और विचार। व्यवहार मतों के शब्द क्या होता है, आचार और विचार। ठीक है, लेन देन जिसको कहते हैं, आदान प्रदान जिसको कहते हैं, ये सभी यहाँ से निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यंजन संधि के उदाहरण बताइए। अब व्यंजन संधि पढ़े होंगे सभी को, तो सभी यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होता है। तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है उल्लास संगम संभावना। उल्लास यानी कि हंसी यानी कि खुश, संगम यानी कि मिलन, और संभावना मतलब सोचना कि आने वाले एग्जामों में मेरा रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, जिसको संभावना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में आज भी सीता सावित्री का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए, रेखांकित शब्द जो दिया गया है सती सावित्री सीता सावित्री जो लिखा हुआ है, इसका महत्व किस प्रकार से है, तो यहाँ पे ये नोट करके हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है, तो क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में रूपांतरण। ठीक है, सती सावित्री का मतलब क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे इससे भी अजीज और लजीज क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, बालक ने रोटी खाई। अब यहाँ पे खाई जो शब्द जो रेखांकित किया गया है उसका परिचय बताइए कि खाई का अर्थ क्या होता है, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कह रहा है क्या। तो 46 नंबर क्वेश्चन के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आंसर कीजिएगा। यहाँ पे डी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है, एक वचन स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष भूतकाल कृत्यवाचक कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था, तो क्वेश्चन कहाँ से कर दीजिएगा 1952, 55, 56 और 58, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन नीचे कमेंट से कमेंट करिए। जितना स्पीड आपका आंसर उतना स्पीड में अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर। तो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सभी की स्क्रीन पे है कि 1955 ईस्वी में प्रतिपादन हुआ था। बहुत बड़े लाजवाब सभी का यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। जाते जाते सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दीजिएगा तो मैं कहता हूँ क्या पढ़ना, आपकी कंपटीशन लाइन छोड़ दीजिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर इतना ईजी क्वेश्चन पूछेगा दिवस से संबंधित मेरे प्यारे भाई सभी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सभी का 8 मार्च। आपका बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है सभी प्यारे साथी, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे रिपीटेड हो गए हैं क्वेश्चन, मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये सब तो हम लोग कर लिए हैं ना। ये रहा आपका क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है रामचरितमानस किसने लिखी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है रामचरितमानस किसने लिखा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लगा हुआ है कि रामचरितमानस किसने लिखा था। तो आंसर कीजिए तुलसीदास, वेद व्यास, वशिष्ठ और वाल्मीकि। अब ये बताइए रामचरित, महाभारत, तुलसीदास और क्या बोलते हैं उसको, और सारे महाभारत और गीता, रामायण, ये सभी लिखते हैं ना। भाई अब पहले के क्या कहें, चलिए छोड़िए हटाइए, वो बात बाद में बात करेंगे। और फिलहाल यहाँ पे बात करें रामचरितमानस किसने लिखा, तो यहाँ पे रामचरितमानस तुलसी जी ने लिखे, तुलसी जी ने लिखा था रामचरितमानस। और यहाँ पे बहुत सारे भी कवि लिखे थे, जैसे कविता फॉर एग्जाम्पल जैसे विनय पत्रिका, रत्नावली और कवितावली जैसे आदि भी पुस्तक के लिखने वाले हैं यहाँ पे। ये नंबर ऑप्शन वाले यानी कि अमृत तुलसीदास जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रुपए का नया प्रतीक र जो यहाँ पे लिखा गया किसने तैयार किया था। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। आप सभी प्यारे से इससे हम पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए हो। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हाफ सेंचुरी लग चुकी है सभी के बोर्ड पे और यहाँ पे आंसर कर दिए डॉक्टर उदय कुमार जी। डॉक्टर उदय कुमार जी ही आपको यहाँ पे आपको यह आपको प्रतीक दिए थे रुपए पे। अब रुपए के पीछे देखे होंगे ऐसे जो सिक्के होते हैं उसके पीछे लगे हुए रहते हैं। जैसे कि आप पूछेगा कब, तो 15 जुलाई 2010 को, ठीक है, 15 जुलाई 2010 को यह प्रतीक चिन्ह IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे थे डॉक्टर उदय कुमार। इन्होंने ही उस टाइम ही इसका निर्माण किया था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, सभी को पता है। यहाँ पे फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फिर ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी के रूप में बनाया जाता है। अब वो इसको बनाया कब गया, तो 1982 में 1982 में इसका नामकरण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखता है। तो अमजद अली खान यहाँ पे सरोद से संबंधित रखते हैं। ठीक है, सरोद से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन के रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट है। जीन हेनरी ड्यूनेंट है, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। पूछेगा कब संस्थापक हुआ, तो 1863 ईस्वी में इसका संस्थापक हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 1863 ईस्वी में। ठीक है, जिसका मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का वीडियो, आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमको जरूर मोटिवेट कर दीजिएगा कि हमको भी पता चले कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको सक्सेस की ओर अग्रसर की जा रही है। और आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सभी के पास नहीं जा पा रहे हैं। सो इस वजह से सभी लोग यहाँ पे क्लास नहीं कर पा रहे हैं। और आप इस चैनल को, अगर आप नए आए हुए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओपन लाइब्रेरी परिवार से जुड़ जाइए। ये सभी सदस्य आपके हैं और मिलजुल कर पढ़िए और आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।